26 नवंबर को संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस इस बार खास है क्योंकि इसका खास होने के पीछे कारण है और कारण यह है कि लगातार जो केंद्र में विपक्षी दल है वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि किस तरह से संविधान को खत्म करने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। वहीं सरकार लगातार ये कह रही है कि संविधान को बेहतर ढंग से देश में हम लागू करने का प्रयास करते हैं और देश जो है संविधान से चलेगा। हमारे साथ संतोष रजक जी है, विशेषज्ञ है संविधान के, हम उनसे बातचीत करेंगे। संतोष जी, सबसे पहले कोयलांचल संवाद में आपका स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे इस बार जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है, क्या है खास इस बार? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को बधाई, क्योंकि भारत ही एकमात्र देश है जिसके संविधान बनने के दौरान कई देश उस समय अलग हुए थे, जो अभी तक लोकतंत्र को बचा के रखा हुआ है। उस दौरान के उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे बीच हमारे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। उनके द्वारा जो संविधान लिखा गया, उन्होंने ऐसे तो संविधान को कहा जाए कि संविधान के जो रूपरेखा है 1773 से आपका रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुआ। उसके बाद आपका चार्टर एक्ट 1813, 53, 63, 62, फिर आपका भारत शासन अधिनियम 1892, 1919, उसके बाद 1909, 1935 के माध्यम से संविधान की एक आधारशिला धीरे धीरे रखी गई। आज इसमें से ये भी कहा जाता है कि उन सभी को पढ़ने के उपरांत, उसमें कुछ संशोधन करने के पश्चात और 60 देशों की संविधान को पढ़ने के पश्चात एक बड़ा संविधान, एक व्यापक संविधान, एक लचीला संविधान, एक कठोर संविधान, एक ऐसा संविधान जिस संविधान को भविष्य के लिए देखा गया था। एक तरह से देखिए कि बाबा साहब को लोग कहते हैं कि केवल संविधान निर्माता नहीं, बाबा साहब वो भविष्य निर्माता हैं। और वो भविष्य के एक तरह से बोलिए कि ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास हर एक वो ज्ञान था जो उस समय के दौरान के ज्ञान में अगर कहेंगे तो नंबर 1 थे। अब इसको मैं इस तरह से कर सकता हूं आपके सामने कि बाबा साहब ने हिंदू कोड विल के लिए काम किया। हिंदू कोड विल था क्या? आज मिता अक्षरा और आपका दया भाग के माध्यम से हमारे जितने भी भारत की महिलाएं हैं उनको उनका हक मिल पा रहा है। दूसरा, आपके जितने भी मजदूर हैं, 1946 में जब बाबा साहब आपके श्रम मंत्री हुआ करते थे, उस समय उन्होंने संविधान होने से पहले एक एक्ट लाया जो आपका फैक्ट्री एक्ट था, या आपका मजदूरों का एक एक्ट था, मजदूर अधिनियम था। उसको लाके मजदूरों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद आप आइए, इसको आरबीआई की बात हम लोग आज देखते हैं। आरबीआई का जो स्थापना 1935 में हुआ, उसकी आधारशिला रखने वाले 1934 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। फिर उसके अलावा आप देखिए, उसके हटके जैसे ही आप आते हैं तो हमारे पास भविष्य निधि और इसके अलावा जो आज बीमा की बात हम करते हैं वो भी बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ देन है। तो हमारे बीच में एक भ्रांति फैलाया गया है कि बाबा साहब केवल दलितों के लिए कार्य किए। मैं कहता हूं कि बाबा साहब ने संविधान निर्माता के साथ साथ भारत के शिल्पकार भी हैं। क्योंकि भारत के शिल्पकार इसलिए क्योंकि भारत में जितने भी वर्ग थे, दलित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सारे लोगों के लिए बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान दिया था। और उसी प्रावधान के तत्पश्चात संविधान को यह लचीला भी बनाया गया कि संविधान में आप परिवर्तन करके भविष्य के बारे में आप बता सके, भविष्य के बारे में निर्णय ले सके। अब चूंकि कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा बदली किया जा रहा है या केंद्र सरकार के द्वारा हटाया जा रहा संविधान के। मैं एक बता दूं, बाबा साहब ने वैसा प्रावधान कुछ किया, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आरोप हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे 370, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 370 हट गया। मैं कहता हूं कि 370 हटा नहीं है। 370 को यदि आप पढ़िएगा तो 370 का ABCD में बाबा साहब ने जो प्रावधान दिया था, उस प्रावधान में यह साफ साफ था कि भविष्य में अगर आपको 370 हटाना हो या उसको निरसित करना हो तो AB के आधार मानते हुए आपको D के माध्यम से उसे हटाया जा सकता है। जैसे मैं बता दूं आपको एकदम छोटा सा एग्जांपल से कि उसमें 370 में ऐसा है कि जो भी राज्य सरकार थी वो राज्य सरकार के अनुशंसा पे केंद्र सरकार के द्वारा आपका जम्मू कश्मीर में नियम बनेगा और उस नियम के आधार पे आप हटा सकते हैं। लेकिन उसमें इसलिए कहा गया कि संविधान पर चोट है क्योंकि उस समय केंद्र शासित प्रदेश हुआ, मतलब क्या आपका राज्यपाल शासन था, ठीक है, और उस शासन के आधार पे फिर उसे 370 को निरसित किया गया। विपक्षी दल जो आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार जो है सो संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, तो आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, संशोधन तो हमारे संविधान के प्रावधान में है, क्योंकि इसलिए संशोधन लचीला बनाया गया था। लेकिन संशोधन में ऐसा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन उसके उपरांत भी हमें संशोधन देखने को मिल रहा है। जैसे आप कई ऐसे कानून हैं जिस कानून का विरोध सारे विपक्षी लोग उठा रहे हैं, कई ऐसे कानून हैं जिनका संशोधन किया जाना चाहिए था और केंद्र सरकार ने उस कानून का संशोधन किया, वो स्वागत योग्य है। और कुछ कानून ऐसे भी है जिनका विरोध मतलब ऐसे देखा जाए कि कानून ऐसे जो बनाए संसदीय दल के माध्यम से, पीएससी के माध्यम से, ये कई ऐसी समितियां उनकी अनुशंसा के माध्यम से या कहीं विरोधाभास है तो वो कमेटियों के माध्यम से उसमें जो भी हस्तक्षेप होती है, जो भी गलतियां होती है, उसे हटाने के बाद कानून का रूप लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मजबूत विपक्ष अगर नहीं हो आपके पास, तो ये लोकतंत्र में ये कहा गया है कि आपको एक अच्छा लोकतंत्र चलाने के लिए एक जितना मजबूत सरकार हो उससे ज्यादा मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। जैसे आप एक चीज और देख लीजिए कि एक हाल फिलहाल में एक घटना घट रही थी, बार बार एक आरोप प्रत्यारोप हो रहा था कि बी एन राव वर्सेस बाबा साहब को किया जा रहा था। तो आप इसको ऐसे करके देखिए कि बी एन राव साहब की बहुत भूमिका है संविधान में, एक सलाहकार के रूप में उनको सलाहकार के रूप में दिया गया था। अब मान लीजिए कोई किसी राष्ट्रपति के नाम से पूरा भारत देश चलता है, लेकिन संविधान में यह प्रावधान है कि अगर कहीं तकनीकी रूप से अगर राष्ट्रपति महोदया को, महामहिम को कहीं दिक्कत हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की महत्वता कम हो जाती है या राष्ट्रपति महोदया की महत्वता या महामहिम की महत्वता कम हो जाती है, ये तो नहीं है। ये संविधान में ऐसा प्रावधान इसलिए सलाहकार भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अध्यक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अंततः अध्यक्ष जो होता है उसी को निर्णय लिया जाता लेने की शक्ति होती है। तो संविधान को बनाने का जो श्रेय है, मुझे लगता है अगर आप संविधान को सही ढंग से देखिएगा तो वो श्रेय हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। अभी जिस तरह से विपक्षी दल के लोग जो आरोप लगा रहे संविधान लेके लोगों के बीच में गए, आपने ये देखा होगा, लेकिन जनता ने जिस तरह से बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट आया और कई राज्यों का रिजल्ट आया जिसमें जनता ने सीधा तौर पर नकार दिया, तो कैसे देख रहे, क्या संविधान सही में खत्म करने का प्रयास केंद्र सरकार के जो बीजेपी की सरकार है वो कर रही है, या आपको लगता है कि नहीं सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष का काम है उस गलत नीतियों को उजागर करना, इसलिए अब दिखाई दे रहा है कुछ? नहीं, ये कहना पूरी तरह से ये गलत है कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना है। कहीं ना कहीं संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये विपक्ष का काम है और संशोधन संविधान के पार्ट है। तो संशोधन संविधान का पार्ट है। जैसे अब तक जो भी संशोधन 104 संशोधन हो चुका, तो अधिकतर ये कहना कि विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि संशोधन कर रहे हैं या कर रहे हैं, जो संशोधन उचित है वो संशोधन संविधान में लाना चाहिए, लेकिन जो संशोधन उचित नहीं है उससे मिलकर समझकर लोकतंत्र के पक्ष या विपक्ष को मिलकर ही संशोधन करने की आवश्यकता है। कई ऐसे राजनीतिक दल के लोग मिल जाते हैं जो संविधान को उस तरीके से नहीं जानते जितना आप डिटेल में जानते हैं, तो क्या लगता है उनको समझाना चाहिए? आरक्षण का मुद्दे को लेकर कई बार आवाज उठते रहता है कि आरक्षण को खत्म करने की बात हो रही है, तो क्या लगता है ऐसा दिखाई दे रहा है आपको आने वाले भविष्य में या किस? इसमें मैं बता दूं, जैसे आरक्षण की बात होती है, बाबा साहब कितने दूरदर्शी थे इससे ही पता चलता है कि बाबा साहब ने सामाजिक रूप से जो आरक्षण दिया और शैक्षणिक रूप से जो आरक्षण मिला, वो आरक्षण आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार में छेड़छाड़ की संभावना नगण्य है, लेकिन जो आरक्षण पॉलिटिकल पार्टीज को मिला वो आर्टिकल 330 332 के आधार पे जो आरक्षण उनको दिया गया है, 331 के आधार पे, वो आरक्षण अलग है। वो आरक्षण 10 वर्षों के लिए था, लेकिन यहां पर क्या होता है कि लोगों को लड़वाने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए लोगों को एक दूसरे की आरक्षण तो 10 वर्षों के लिए था, लेकिन आरक्षण 10 वर्षों के लिए वो आरक्षण है जो राजनीतिक रूप से था। अब इसमें भी मैं बता दूं, यदि अनरिजर्व लोगों की जो स्थिति होती है, वहां अगर आरक्षित लोगों को आप आगे बढ़ाते हैं, वहां टिकटें देते, सभी राजनीतिक पार्टियां अनारक्षित सीटों में आरक्षित लोगों को टिकट देती और उन्हें भी वही समांतर तरीके से लेके जाती, तो आज शायद हमें वो 10 वर्षों की भावनाओं पे नहीं जाना पड़ता। लेकिन आज भी आप देखिए, जितने भी लोग हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो आरक्षित लोगों को आरक्षित सीटों से ही जनरली लड़ाते हैं। कुछ ही इक्का दुक्का मिलेंगे जो आपको अनारक्षित सीटों में लड़ते हैं, अन्यथा सारे लोग आरक्षित सीटों पर लड़ते हैं। और आप अब ये बताइए, अगर उनको आरक्षित सीटों पर नहीं लड़ाया जा रहा, आरक्षित सीट उनके पास है ही नहीं, तो फिर वो कहां से लड़ेंगे? फिर तो उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा। तो आरक्षण की अलग अलग है। आरक्षण को सुधारने के लिए या कहने के लिए बात नहीं है, आरक्षण सामाजिक सुधार के लिए है। और जब तक सामाजिक सुधार पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, मौलिक अधिकार में जो आरक्षण है वो आरक्षण हमेशा हमारे साथ रहेगा। रिवाइज तो करना चाहिए ना। रिवाइज मैं तो कह रहा हूं कि बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, आपने भी सुना होगा कि मैं एक बहुत अच्छा संविधान अपने भारत को दे रहा हूं, लेकिन इसे लागू करने वाला व्यक्ति कैसा हो, उस पर यह निर्भर करता है कि यह संविधान आगे कैसा
काम करेगा। बस वही है, मैं बाबा साहब की बातों को ही करना चाह रहा हूं कि यदि लागू करने वाले व्यक्ति की नीयत और नीति सही है तो ये बात समझिए, हमारा संविधान के जैसा संविधान पूरे ब्रह्मांड में वैसा संविधान नहीं है। तो आपने सुना कि जैसा संविधान भारत देश में बना हुआ है वैसा संविधान पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, और देश में जो लोग हैं वो संविधान के अंदर आते हैं और संविधान से ही चलेंगे, चाहे उसके लिए कोई आरोप लगाए या प्रतिरोध लगाए कि संविधान खतरे में है या नहीं है, वो आने वाला भविष्य तय करेगा। क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जिसे वोट देगी वही इस संविधान की रक्षा करने का प्रण लेगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव।